नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी और मैं लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ चर्चा द ट्रुथ। आज चर्चा होने जा रही है तिरुपति तिरुमला देवस्थानम तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद की, जिसके ऊपर विवाद ये चल रहा है कि क्या प्रसाद में पशु चर्बी का इस्तेमाल किया गया। ये विवाद इतना गंभीर है कि इसके बारे में इससे लोगों की, करोड़ों लोगों की जो है आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक स्वतंत्र एसआईटी का गठन किया गया है और ये जांच करेगी। और ये जांच इसलिए नहीं इस समिति को सौंपा है सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि इसलिए सौंपा है कि जो आस्थाएं हैं लोगों की तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद को लेकर, उस आस्था को देखते हुए, उसकी गंभीरता को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का जो है गठन किया है। इससे पहले आंध्र प्रदेश की जो राज्य पुलिस थी, वो राज्य पुलिस की जो एसआईटी थी, वो इस मामले की जांच कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि जो राज्य की एसआईटी थी उसकी जांच में कोई खामी थी, कोई कमी थी, या फिर कोई जो उसकी भूमिका पर शक था, बल्कि ये लोगों की भावनाओं, लोगों की आस्था को देखते हुए ही ये सुप्रीम कोर्ट ने अलग से इंडिपेंडेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। ये विवाद बहुत ही अहम है, इसीलिए चर्चा द ट्रुथ में आज इस विवाद को और इससे जुड़े जो आरोप हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास हमारे आज के मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा द ट्रुथ के साथ। बेंगलुरु से जुड़ रहे हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सिद्धार्थ शर्मा। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। पहले सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका चर्चा द ट्रुथ में। और क्योंकि कार्यक्रम ही चर्चा द ट्रुथ है, जो भी हमारे अतिथि इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी जो जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाई जाए। और ये जो आज का विषय मैंने चुना है, तिरुपति मंदिर के प्रसाद लड्डू में पशु चर्बी के इस्तेमाल का आरोप। टीडीपी के मुखिया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह का आरोप लगाते हैं, इस लैब रिपोर्ट को सार्वजनिक करके दावा करते हैं कि ये किस तरह से पूर्ववर्ती सरकार जो है ये लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही थी। इससे पहले कि मैं राजनीतिक एंगल को आपके जरिए समझूं या फिर अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करूं, मैं चाहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस मामले की सुनवाई हुई और अब इंडिपेंडेंट एसआईटी इस मामले की जांच करेगी, आप इस जांच को कैसे देख रहे हैं? देखिए नेहा जी, होता यह है कि जब भी कोई सत्य होता है तो सत्य थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा पेचीदा होता है। तो सत्य को जानने के लिए उस पेचीदगी के अंदर जाके उसकी खोजबीन करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से जो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया है और सीबीआई को कहा है कि इसकी जांच कीजिए, क्योंकि सत्य को खोजने में थोड़ा समय भी लगेगा और सत्य को निकालने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। इसमें मैं तिरुपति बालाजी के बारे में एक चीज बता दूं, हमारे जस्ट टीवी के दर्शक हैं, जिस तरह से उत्तर भारत में वैष्णो देवी के प्रति एक श्रद्धा का बहुत अत्यंत श्रद्धा का स्थान है, वैसे ही तिरुपति बालाजी के भी बारे में वो मंदिर जो है वो पूरे दक्षिण भारत में, जिस तरह से उत्तर भारत में वैष्णो देवी का स्थान है, उसी तरह का एक स्थान तिरुपति बालाजी का भी है। और तिरुपति बालाजी मंदिर के साथ साथ उसका एक छोटा सा इतिहास भी लोगों को जानकारी में आ जाना चाहिए कि वो जो मंदिर था, वो मंदिर तो 6ठी शताब्दी में बना था पल्लव राजवंश का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दक्षिण भारत में बहुत बड़े संत हुए थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने उसको तिरुपति के मंदिर को अपने विचारधारा का केंद्र बिंदु बनाया था। बहुत कम लोगों को पता है कि हिंदू धर्म में 6 दर्शन हैं और 6 दर्शन मान्य हैं। उसमें एक दर्शन द्वैत है, एक दर्शन अद्वैत है, एक दर्शन विशिष्टाद्वैत है, एक दर्शन सांख्य है, एक दर्शन योग है, एक दर्शन मीमांसा है। और एक मजेदार बात यह है कि हिंदू धर्म में जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता नहीं दी गई है। मतलब जिसको अंग्रेजी में एथिस्ट बोला जाता है, बिना ईश्वर के अस्तित्व को माने बगैर भी कोई हिंदू हो सकता है सांख्य के अनुसार। तो रामानुजाचार्य जो थे वो विशिष्टाद्वैत के बहुत बड़े गुरु थे और उन्होंने तिरुपति मंदिर को मुख्य रूप से बनाया, उसको अपने विचारधारा का केंद्र बिंदु बनाया था। तो सोचिए कि अगर 11वीं सदी में थी और अभी हम 2024 में है, तो करीब करीब 900 साल से वो स्थान लोगों के श्रद्धा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरी एक बहुत रोचक बात यह है कि तिरुपति बालाजी के साथ ये कहा जाता है कि उस मंदिर लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि तिरुपति बालाजी मंदिर का जो
नेट वर्थ है, हम्म। जो उसकी नेट, जिसे कॉर्पोरेट भाषा में नेट वर्थ बोलते हैं, वो करीब करीब 3 लाख करोड़ का है। हम्म। टाटा और बजाज और बिरला के भी कई कंपनियां हैं जिनकी जिनकी वैल्यूएशन 3 लाख करोड़ की नहीं है। और तिरुपति बालाजी मंदिर में हर साल 5,000 करोड़ रुपए का आमद होता है, रेवेन्यू उनका जनरेशन है 5,000 करोड़। उसके पीछे एक रोचक कहानी है कि तिरुपति बालाजी जो मंदिर है वो विष्णु जी का अवतार है। तो कहते हैं कि बालाजी को एक बार पद्मावती जी से शादी करनी थी, तो शादी करने के लिए, घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो उन्होंने कुबेर से कुछ पैसे उधार लिए थे। और वो घर चलाने में उधार का सूद क्योंकि नहीं चुका पा रहे हैं, इसीलिए जितने भी भक्त हैं वो वहां पर जाते हैं और भगवान को खूब पैसा चढ़ाते हैं, खूब चढ़ावा चढ़ता है, क्योंकि भगवान को सूद जो देना पड़ रहा है। तो खैर ये दंत कथा है। इसीलिए भी तिरुपति बालाजी में ये भी है कि आप किसी भी दिन जाइए, साल में 365 दिन आपको 12-14 घंटे लाइन में लग के आपको उसका मंदिर का दर्शन होता है। और वो दर्शन बहुत व्यवस्थित ढंग से होता है। 1932 से, मतलब करीब करीब 100 साल, 95-96 साल से वो मंदिर, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम नाम का एक बोर्ड है जो कि सरकार चलाती है, वो सरकार के अंतर्गत है। रोज लाखों श्रद्धालु आते हैं। उसका जो भी काम होता है, उसमें दर्शन से लेके जो भी व्यवस्थाएं होती है वो बहुत व्यवस्थित और एकदम प्रोफेशनल ढंग से होता है। जो भी, मेरे ख्याल से जस्ट टीवी के काफी सारे दर्शक तिरुपति बालाजी का दर्शन किए होंगे। बिल्कुल। तो बहुत हमारे बहुत सारे दक्षिण भारतीय भी जो दर्शक हैं, वो पूरी दुनिया में जो हैं इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये जो जानकारियां जो आप दे रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सिद्धार्थ जी, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि 12-14 घंटे जो है श्रद्धालु लाइन में लगकर तिरुपति के दर्शन करते हैं, भगवान बालाजी के दर्शन करते हैं। इस विवाद के बाद क्या दर्शन की जो लाइन है उसमें भीड़ कम हुई, या जो लोगों की आस्था पर सीधे सीधे प्रहार, राजनीतिक प्रहार बल्कि मैं इसको कहूंगी, एक राजनीतिक प्रहार किया गया, राजनीतिक लाभ और नुकसान दोनों जुड़े रहे हैं इससे, क्या लाइनों में कमी, भक्तों की श्रद्धा में किसी तरह की कमी, आस्था की कमी, लड्डुओं को लेकर? सिद्धार्थ जी। लड्डू, असल में जब से ये विवाद हुआ है तब से तिरुपति बालाजी मंदिर के जो बोर्ड है उनका जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है उसके अनुसार लड्डुओं का खपत और लड्डू बंटने की गति में बढ़ावा आया है। उसका कारण यह है कि भारत में राजनेताओं को समझना चाहिए कि जनता जब वोट करती है राजनेताओं को, तो राजनेताओं से जनता कोई श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती, कोई उपदेश की अपेक्षा नहीं करती। उसको अब अगर उपदेश लेना है तो मेरे घर में गीता रहता है, मेरे घर में रामायण रहता है, मेरे धर्मगुरु हैं। भगवान के बारे में धार्मिक उपदेश कोई भी राजनीतिक दल से नहीं लेता। धार्मिक उपदेश लेने के लिए लोग अलग जगह जाते हैं। लोग, जब जनता वोट करती है तो राजनेताओं को समझना चाहिए, जनता जब वोट करती है सरकारों को, तो सरकारों से उनकी कुछ दूसरी चीजों की अपेक्षाएं होती हैं, जैसे कि सुविधाओं की अपेक्षा होती है। तो हुआ यह है कि जब से ये लड्डू का विवाद हुआ है तब से वहां पर लड्डू बंटना ज्यादा हो गया। पहले भी लाखों लड्डू बंटते थे और उसकी एक व्यवस्था है। मेरे ख्याल से तिरुपति का लड्डू जिसने भी खाया उसको पता है कि वो लड्डू बहुत ही अच्छे रहते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं। और हर भक्त जो वहां पर जाता है उसको एक ना एक लड्डू तो भगवान के प्रसाद के रूप में मिलता है। और कई लोगों को तो फिर खरीदना भी पड़ता है, क्योंकि घर आके लोग कहते हैं कि आप तिरुपति गए थे, हमें लड्डू खिलाइए प्रसाद। तो वहां का जो लड्डू की जो व्यवस्था है, लाखों लड्डू बनते हैं, बिल्कुल ही व्यवस्थित था। हुआ ये कि इस साल लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश में भी राज्य की सरकार बदल गई और जुलाई में, कहते हैं कि जुलाई में वहां पर कोई एक घी का टिन गया जिसका कि लेबोरेटरी टेस्ट करवाया गया और उसमें पाया गया एनिमल फैट। अब आश्चर्य यह है कि तिरुपति बालाजी में जो भी खाना बनता है पहले उनकी अपनी लेबोरेटरी होती है। और ये सिर्फ तिरुपति बालाजी की नहीं, कोई भी बड़े बड़े फूड इंडस्ट्री में जाइए, उनकी अपनी लेबोरेटरियां होती है। वो कोई भी रॉ मटेरियल डालने से पहले अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट कर लेते हैं जी। तो आश्चर्य यह है कि तिरुपति के मंदिर के अनुसार कहीं पर भी कोई मिलावट नहीं हुई। उनके यहाँ जो रॉ मटेरियल आया था, कच्चा माल आया था, वो कच्चा माल वो उनके लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं और जो उनके प्रयोगशाला में फेल होता है उसका उपयोग नहीं करते हैं, जो उसको पास होता है उसी का उपयोग करते हैं जी। हालांकि ये पूरी की पूरी व्यवस्था थी, फिर भी आश्चर्य ये कि वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी ने जो जुलाई की बात है उसको सितंबर में उसको जनता के सामने रखा कि तिरुपति के लड्डू में कुछ जानवर की चर्बी की मिलावट है। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये
मिलावट जून या जुलाई में हुई थी, तो उसको सितंबर में उसको सार्वजनिक करने का क्या तुक था। दूसरी बात, जब तिरुमल तिरुपति मंदिर के अपना ही बोर्ड है, तो उसने ये बात नहीं कही थी। तो ये बिल्कुल राजनीतिक रंग था, इसमें राजनीतिक रंग से ज्यादा ध्रुवीकरण का रंग था, जो कि जनता ने फेल कर दिया। एक ब्रेक लूंगी मैं सिद्धार्थ जी, और आपने कहा कि राजनीतिक रंग था, और जो बात आप उठा रहे हैं कि तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम, इसकी लैब में जब इस तरह का कुछ नहीं निकला, कुछ मिलावट की बात नहीं निकली, तो गुजरात के लैब में ये जांच के लिए भेजा गया। आखिर किस तरह की राजनीति साजिश कहें या फिर क्या ये मकसद था इसे गुजरात के आरंड के लैब में भेजने का, समझेंगे। सवाल और भी है, तिरुपति के भगवान के प्रसाद को लेकर जो विवाद है, ये विवाद बहुत ही गंभीर विवाद है, और क्या वाकई में भारत में ऐसे नेताओं की जो संख्या है वो बढ़ गई है, जो लोगों की धार्मिक आस्थाओं और भावनाओं को भी आहत करने से हिचक नहीं रखते हैं, जब उनको वोट बैंक या फिर लोगों की जो है पॉलिटिक्स, लोगों के वोट बैंक को लेकर या फिर जो भी कह ले कि लोगों से फ़ायदा लेने की बात आती है। सिद्धार्थ जी, आप कह रहे थे कि जुलाई में ये रिपोर्ट सामने आ गई थी और सितंबर में जो है सीएम नायडू ने ये रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी और लैब रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दी, मीडिया के सामने रखा। ये जो आनंद के लैब का इसमें रोल है, आप इसे कैसे देख रहे हैं, जबकि तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के लैब में अगर इस तरह की कोई मिलावट की बात सामने नहीं आई, तो ये जो गैप दिख रहा है आपको, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के लैब और फिर आ जाता है आनंद का लैब, ये दोनों लैब की भूमिका आप किस तरह से देख पा रहे हैं? देखिए, इसमें लैब की भूमिका से ज्यादा हमको ये ध्यान में रखना है कि आंध्र प्रदेश में जो राजनीति होती है उसमें जो भी राष्ट्रीय दल हैं उनका स्थान थोड़ा कम रहता है। कांग्रेस हो या भाजपा हो, उनका जिस तरह से तमिलनाडु में भी आप जानते हैं कि डीएमके है, एआईएडीएमके है, राष्ट्रीय दलों का उतना स्थान नहीं है, वैसे ही आंध्र प्रदेश में भी राष्ट्रीय दलों का स्थान कम है। दो दल हैं, जो कि एक जगन रेड्डी का दल है और दूसरा चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी है। इन दोनों के बीच में रस्साकशी चलती रहती है, और इस बार के चुनाव में चंद्रबाबू नायडू जी चुनाव जीत के आए, लेकिन वो भाजपा के समर्थन से जीत के आए, अपने अकेले दम पर नहीं जीत के आए। तो और जगन रेड्डी की पार्टी भी काफी लोकप्रिय है और उन्होंने सरकार भी चलाई हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू को लगा कि अपना जनाधार को अगर हमें बढ़ाना है, तो इस तरह की अगर ध्रुवीकरण की कोई चीज हम लाएंगे तो शायद हमारा जनाधार बढ़ जाएगा, क्योंकि तिरुपति बालाजी के बारे में श्रद्धा की बात है। तो यही आश्चर्य होता है कि अगर तिरुपति बालाजी का अपना लेबोरेटरी था, हैदराबाद में भारत की सबसे बड़ी फोरेंसिक एफएसएल लेबोरेटरी, भारत की सबसे बड़ी लेबोरेटरी हैदराबाद में है, तो जुलाई का जो कच्चा माल था घी, वो गुजरात में क्यों भेजा गया, और गुजरात में जो टेस्ट हुआ उसकी सार्वजनिक जानकारी आपने सितंबर में क्यों दी। इसीलिए मेरे ख्याल से इसमें जो ये सब चीजें, जिसे इंग्लिश में इनकंसिस्टेंसी कहते हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित करने से पहले जो टिप्पणी की थी उसमें सीधे तौर पे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को कह दिया था कि भगवान के नाम के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। श्रद्धा के मामले में इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए, आप मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा राजनीति, तो दक्षिण भारत की अपनी राजनीति तो थी ही, लेकिन साथ में ये एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश थी, क्योंकि हमें पता है कि चंद्रबाबू नायडू एक क्या कहते हैं, साइकिल पर चलाते हैं, उनका टीडीपी का चुनाव चिन्ह भी साइकिल ही है। तो वो एक साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल के साथ दिक्कत ये होती है कि क्योंकि उसमें 2 ही चक्के होते हैं, तो उसको चलते रहना पड़ता है, अगर खड़ी होती है तो गिर जाती है। तो टीडीपी के साथ ये दिक्कत हुई कि उनको अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको पता है जिस समय रिजर्वेशन आरक्षण की बात आई थी, मोदी सरकार नई आई थी, आरक्षण की उन्होंने बात की थी, तो टीडीपी ने सबसे पहले कहा था कि हम आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को भी आरक्षण देंगे जी। दूसरी तरफ टीडीपी के ही चंद्रबाबू नायडू हिंदुओं की श्रद्धा पर भी इस तरह का खेल खेलते हैं, क्योंकि उनके साथ दिक्कत यह है कि वो एक साइकिल चला रहे हैं जिसको कि हमेशा गति में रहना है, इसीलिए वो कभी हिंदू कार्ड और कभी मुस्लिम कार्ड खेलना शायद उनकी मजबूरी होगी। लेकिन उन्होंने जो भी किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि ये सारे के सारे प्रकरण में
सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही पकड़ लिया और सीधे सीधे चंद्रबाबू नायडू को कहा कि मुख्यमंत्री के नाते आपको इस तरह का वक्तव्य बिना गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य नहीं देना था। और जहां तक मामला श्रद्धा का है, अगर इसमें सच में मिलावट हुई है तो उन्होंने एसआईटी गठित कर दी है, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह की मिलावट हुई होगी, क्योंकि तिरुपति मंदिर में ये घटनाक्रम के बाद लड्डुओं की संख्या और लड्डू बंटने की संख्या भी बढ़ते ही चली गई है वहां पर। क्योंकि फिर से मैं कहता हूं कि भारत में राजनेताओं को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जनता उनकी हर बात को नहीं मानती है। श्रद्धा की बात होती है, वो दूसरे की बात। तो यहाँ तो प्रथम दृष्टया ये भी लग रहा है कि अगर जनाधार बढ़ाने की कोशिश ही टीडीपी के मुखिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे थे, तो जनाधार, ये जो जनता है जिसका आधार वो ज्यादा अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ये जनता उनको झूठा भी मान रही है, तभी उनकी आस्था जो है तिरुपति भगवान में इतनी ज्यादा बढ़ गई है, बल्कि पहले की अपेक्षा कि लड्डुओं की खरीद भी बढ़ गई है। लेकिन उस एक एंगल की भी मैं आपसे स्पष्टता उस पर चाहूंगी कि घी पूर्ववर्ती जगन सरकार सस्ता खरीद रही थी और सस्ते के चक्कर में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया गया, बल्कि अब मुझे लगता है कि 320 रुपए प्रति किलोग्राम जो है घी खरीदा जाता था, अब 475 रुपए प्रति किलोग्राम जो घी है इसकी खरीद हो रही है, और ये खरीद हो रही है कर्नाटक के नंदिनी डेयरी से। ये जो है इसमें अब ताज़ा अपडेट की घी खरीदार जिसे खरीदा जा रहा है वो फॉर्म बदल दिया गया है, और वो भी 475 रुपए। ये बदलाव कैसे देख पा रहे हैं सिद्धार्थ जी? जी, आंध्र प्रदेश में अगर इस पूरे प्रकरण के पीछे आंध्र प्रदेश के आप जनता से बात कीजिए तो आंध्र प्रदेश की जनता ये भी कहती है कि चंद्रबाबू नायडू जी की अपनी ही एक डेयरी की कंपनी है और वो चाह रहे थे कि अपनी ही डेयरी के कंपनी का घी वहां पर सप्लाई हो। लेकिन क्योंकि फिर से मैं कहता हूँ तिरुपति मंदिर का जो अपना एक उनका प्रोटोकॉल होता है, उन्होंने अगर कभी पहले किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और वो मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्ट 4 साल का है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे छोड़ पाएंगे? वो कहीं से भी घी ले रहे हों तो उस घी को, आप जो घी ले रहे हैं उसको जब तक आप बदनाम नहीं करेंगे तब तक आपका दूसरा घी का एंट्री वहां पे नहीं होगा। और इसीलिए लोगों का ये कहना है कि चंद्रबाबू नायडू जी की अपनी एक बहुत बड़ी डेयरी की कंपनी भी है और वो कोशिश कर रहे थे कि इसमें अपना लाभ ढूंढने की। लेकिन ये सब होते हुए भी बात इतनी सी है कि इतनी बड़ी मात्रा में तिरुपति में लड्डू के लिए घी की जरूरत पड़ती है कि हर बैच का जो घी पड़ता है उससे पहले वो अपनी ही लेबोरेटरी में उसकी जांच करते हैं, और जो भी चीज किसी भी कारण से जांच में अगर ठीक नहीं पाई जाती है उसी समय उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस बात में तो जो आंध्र प्रदेश की जनता कह रही है उसमें थोड़ा सा दम लगता है कि इस मामले में चंद्रबाबू नायडू जी को अपना व्यापारिक हित भी ध्यान में रख रहे थे। वो उनकी कोई दूध या घी की डेयरी कंपनी है, उसमें भी लाभ खोजने की कोशिश हो रही है। जी, हालांकि उन्होंने जो है सरकार में आते ही, सत्ता में आते ही उन्होंने जो एक सीनियर आईएएस अधिकारी थे जे श्यामला राव, उनको तिरुपति देवस्थानम का जो है नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट कर दिया था। तो ये जून में हो जाता है और जुलाई में जो है वो रिपोर्ट सामने आ जाती है। अब क्या ये आप देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो अब ये सुनवाई हुई है या फिर अब ये जो स्वतंत्र जांच समिति एसआईटी का गठन हुआ है, अब आगे हम क्या देखें? क्या विवाद बिल्कुल थम गया है क्योंकि झूठे साबित हो गए सीएम नायडू? प्रथम दृष्टया कम से कम ये माना जाने लगा है, अगर हम तिरुपति मंदिर में भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ को ही देखें तो। बिल्कुल, इस मामले में जिस कारण से भी चंद्रबाबू नायडू जी ने ये शगुफा उछाला था, वो जनता में तो उसको जिसको कहते हैं इंग्लिश में सिंक करना, जनता में तो वो सिंक नहीं किया, जनता ने तो उसे नहीं माना। अब रही बात, ये तो एक बात हो गई, लेकिन जब एक वैज्ञानिक विषय आ गया है कि तिरुपति के लड्डू में जो घी का इस्तेमाल होता है या वहां पर जो भी रॉ मटेरियल कच्चा माल इस्तेमाल होता है उसमें कितनी शुद्धता है, तो ये तो अब सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इसमें एक एसआईटी गठित कर दी है, तो ये पूरा का पूरा मामला एसआईटी के अंतर्गत जाएगा और एसआईटी इसका जो भी नतीजा देगी पूरा का पूरा फोरेंसिक जांच होगा। और जांच के लिए हमारे ख्याल से थोड़ा सा हम लोगों को तसल्ली रखनी चाहिए। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन समय भी लगे तो जो भी इसका नतीजा निकलेगा अच्छा ही निकलेगा। इसके बाद की तिरुपति के लड्डू की जो गुणवत्ता है अभी भी अच्छी ही है जनता के अनुसार, आगे और अच्छी ही होगी। इस तरह का, इसको कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। कोई चेक्स एंड बैलेंस होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें जो राजनीतिक लाभ था, फिर से यही बात उठती है कि अगर
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को जुलाई में ये मालूम पड़ गया कि आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी श्रद्धा के स्थान पर प्रसाद में लाखों लोगों को मिलावट हो रही है। तो उन्होंने 2 महीना इंतजार क्यों किया, 2 महीने तक लोगों को उस मिलावट की चीज को आगे बढ़ने क्यों दिया? तो वहीं पर पेच फंस जाता है और इसीलिए मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को पकड़ लिया था, चंद्रबाबू नायडू जी को एक फटकार लगाई। जी, लेकिन उस फटकार का असर कुछ नहीं दिख रहा है। अभी एक दिन पहले ही जगन ने फिर से आरोप लगाया है कि ट्वीट करके बार बार जो है झूठ फैला रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये झूठ फैलाया जा रहा है। तिरुपति मंदिर भगवान बालाजी के प्रसाद लड्डू में पशु चर्बी का इस्तेमाल, ये गंभीर आरोप, और इसकी जांच अब सुप्रीम कोर्ट की जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इंडिपेंडेंट साथ में वो करेगी और इससे सच्चाई लोगों के सामने आएगी। पूरी दुनिया में जो है करोड़ों की संख्या में भगवान बालाजी के भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि आस्था भगवान बालाजी में कम नहीं हुई है, लड्डुओं की बिक्री अभी भी वैसे ही जारी है, बल्कि बढ़ गई है हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट की माने तो। सिद्धार्थ जी, पवन कल्याण डिप्टी सीएम आंध्र प्रदेश के, उन्होंने तो 11 दिनों की जो है प्रायश्चित दीक्षा भी रख ली, और उसके बाद जैसे ही ये 11 दिनों की प्रायश्चित दीक्षा खत्म हुई, फिर से जो है वो आक्रामक हो गए। आप पवन कल्याण की पॉलिटिक्स को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पवन कल्याण जी एक आंध्र प्रदेश के बहुत जाने माने अभिनेता रहे हैं और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है। और जिस अनुपात में वो सोच रहे थे कि कोई भी राजनीतिक दल बनता है तो उसकी मंशा ये रहती है कि वो अकेले दम पे कहीं भी सरकार बना ले। लेकिन चुनाव होते हैं तो शायद उसमें उनको पूरी के पूरी बहुमत नहीं आता है। तो जैसे ही आपको बहुमत नहीं आता है, आपको किसी न किसी के साथ गठबंधन करना पड़ता है, और जैसे ही आप किसी के साथ गठबंधन करते हैं, वो राजनीतिक दल अगर आपसे बड़ा है तो उसके दबाव भी आपको झेलने पड़ते हैं। हमें पता है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था। जैसे ही आज जो महाराष्ट्र में दो शिवसेना है, दो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, आप जब एक छोटा दल बनाते हैं और किसी राष्ट्रीय दल, खास करके भाजपा जैसे बहुत बड़े दल का आप समर्थन की जरूरत आपको पड़ती है, तो आप उनके दबाव में भी आते हैं। तो भाजपा का एक फॉर्मूला 44 हमेशा चलता है। आपको याद होगा कुछ एक 1.5 साल पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव थे। उत्तर प्रदेश के चुनाव से एन पहले कर्नाटक में एक हिजाब का मामला उठ गया। तो भाजपा की एक ध्रुवीकरण की नीति है कि कहीं पर भी राज्यों के चुनाव होते हैं तो किसी दूसरे राज्य में अगर किसी तरह का ध्रुवीकरण हो जाता है तो शायद उनको उस चीज से लाभ होने का एक आकलन रहता है। क्योंकि स्वाभाविक है कि चुनाव के समय आप अगर उसी राज्य में ध्रुवीकरण कीजिएगा तो एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर इशू खड़ा हो जाता है, वहां पर हिंसा की भी संभावना हो जाती है। तो भाजपा का एक फॉर्मूला 44 बहुत पुराना है कि किसी दूसरे राज्य में चुनाव होता है तो किसी तीसरे राज्य में अगर ध्रुवीकरण करने की, एक वैचारिक ध्रुवीकरण का मतलब किसी एक मुद्दे को लेकर ध्रुवीकरण। तो हमें पता है कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर वगैरह के चुनाव होने वाले हैं। अगर जानकारों की माने तो भाजपा की स्थिति थोड़ी सी पतली है इन सब जगहों पे। तो भाजपा की एक पवन कल्याण के माध्यम से, क्योंकि और दूसरी बात, पवन कल्याण जी छोटी पार्टी है, भाजपा का दबाव उन पे काम करता है। तो ये एक संभावना लोगों के आंध्र प्रदेश में ये भी दर्ज कराई जा रही है। लोग कह रहे हैं कि ये हरियाणा वगैरह चुनाव लड़ना था इनको, चुनाव में इनकी हालत पतली थी, तो हमारे आंध्र प्रदेश में इस तरह का ध्रुवीकरण करके कोशिश किए हैं कि इसका हरियाणा में उसका लाभ हो जाए, और इसके लिए उन्होंने पवन कल्याण को मोहरा बनाया। तो पवन कल्याण को बेचारे को मोहरा बनना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़े दल के अगर दबाव में हैं तो बनना पड़ जाता है। तो ये एक आंध्र प्रदेश में ये भी एक चर्चा है इस तरह जी। लेकिन ये भगवान बालाजी में आस्था रखने वाले लोगों से जुड़ा है, जबकि अगर उत्तर भारत में हरियाणा की हम बात कर रहे हैं या फिर जम्मू कश्मीर की ही बात कर रहे हैं, यहाँ जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं या फिर समुदाय है, ये इनकी आस्थाएं हिंदू धर्म में जरूर है लेकिन वो भिन्न है। तो इतना सीधा असर पड़ेगा, इस पे तो कई सवाल उठाए जा सकेंगे। नहीं, बिल्कुल, इसमें ये कोई 2+2 4 जैसा हिसाब किताब सीधा नहीं है। ध्रुवीकरण की राजनीति कोई भी करता है तो उसमें कुछ संकेत होते हैं, उसमें थोड़ा सा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इन्वेंडोस होते हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति कभी भी स्पष्ट नहीं होती, वो एक वैचारिक धरातल पर कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं जिससे कि लोगों के मन पर असर पड़े। तो लोगों के मन पर, और जरूरी नहीं कि इस तरह का असर पड़ने पर आपने जो दाव खेला है कोई राजनीतिक दल वो उनके पक्ष में ही गिरे, ये भी जरूरी नहीं है, कभी कभी विपक्ष में भी गिरता है। हमने देखा इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बहुत जोर शोर से एक नारा दिया, इस बार 400 पार।
लेकिन विपक्ष ने जैसे ही उसको पूछ दिया कि आप 400 पार क्यों ला रहे हो, इतना इतना सीट लेके क्या आप संविधान बदल के आरक्षण बदलने वाले हो, तो 400 पार का जो नारा था वो उल्टा भी पड़ गया भाजपा को, उनको 200 पार पर आके अटकना पड़ा। तो देखिए, ये तो एक तरह से राजनीतिक दल का अपना एक आकलन होता है और वो कोशिश होती है, वो सफल होगी या नहीं होगी पता नहीं, लेकिन दक्षिण भारत में इस तरह की धार्मिक ध्रुवीकरण दक्षिण भारत में चलता नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत से ज्यादा क्षेत्रीय दलों की पैठ और क्षेत्रीय दलों का राजनीतिक महत्व दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा है। दक्षिण भारत मतलब मैं कह रहा हूं तटीय भारत, जो कि हिंदी हार्टलैंड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी हार्टलैंड से जो अलग है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, इन सब जगहों पर आप एक सामान्य बात देखिएगा कि यहाँ पर बहुत बहुत मजबूत क्षेत्रीय दल होते हैं। ये क्षेत्रीय दल क्योंकि मजबूत होते हैं क्योंकि उनकी जो राजनीति होती है वो क्षेत्रीयता पर आधारित होती है। उनका ये जो नैरेटिव होता है कि हम जो वोट करें तो सत्ता हम अपने पास रखेंगे, हम सत्ता किसी राजनीतिक राष्ट्रीय दल को देके दिल्ली जितनी दूर क्यों भेजें, मेरी बात अगर तमिलनाडु की आंध्र प्रदेश की है तो मैं अपने नजदीक सत्ता को दूंगा। तो जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत होते हैं वहां पर ध्रुवीकरण का नैरेटिव जल्दी काम नहीं करता है। जी, तो आप कहना चाहते हैं कि ये जो राज्य हैं जहां पर क्षेत्रीय दल की महत्ता ज्यादा है या फिर ये मजबूत भी हैं, तो ये यहाँ के जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो धर्म और सियासत दोनों को अलग भी रखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप यही देखिएगा कि आप बंगाल में भी देखिए तो बंगाल का मतदाता राष्ट्रीयता और क्षेत्रीयता अलग अलग, धर्म और बंगाल में जाइए तो दुर्गा पूजा होती है तो बहुत जोर शोर से दुर्गा पूजा हजारों जगह होती है। बंगाल में सबसे लंबे समय तक वामपंथी सरकार थी। आप भारत में डाटा बताता है कि भारत में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक मंदिर तमिलनाडु में है। जी, भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति मंदिर तमिलनाडु में है और तमिलनाडु में भाजपा 0 सीट पर है। भाजपा की सीटें 0 है, मतलब तमिलनाडु के लोग बहुत धार्मिक हैं लेकिन वो धर्म को सियासत से अलग समझते हैं, क्योंकि वहां पर जो नैरेटिव इन जगहों पे चलता है वहां क्षेत्रीयता का नैरेटिव ज्यादा चलता है। उनके लिए राष्ट्रीयता का नैरेटिव हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो, धार्मिक विषय हो, ये सब दूसरे आते हैं। उनको पहले लगता है मेरे अपने क्षेत्रीय विषय पर मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू अपने ही लोगों की विचारधारा को नहीं समझ पाए? इतनी बड़ा गलती, इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया उन्होंने, जिसका उल्टा दाव उन पर पड़ता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूं कि उनके अलायंस एनडीए की ही बात करूं तो महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि नेताओं की बातों पर कोई भरोसा नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। अच्छी बात है ना नेहा जी, नेताओं के लोगों को भरोसा बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। भारत में इसका मतलब लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। मेरे ख्याल से चंद्रबाबू नायडू ने थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन और आकलन कर लिया था जी। क्योंकि ध्यान में रखिएगा अभी हाल फिलहाल में 6 महीने पहले चुनाव हुए हैं, तो चंद्रबाबू नायडू की सरकार पर अभी किसी भी तरह के कोई खतरा नहीं है। अगर उनका एक आधा उल्टा भी जाता है तो उनके पास समय है अपने आप को ठीक कर लेने का। तो मेरे ख्याल से उन्होंने एक प्रयोग किया कि क्या इस तरह का नैरेटिव देके मैं अपना वोट बढ़ा सकता हूं, अपना सपोर्ट बढ़ा सकता हूं। स्पष्ट है कि वो नैरेटिव, वो कहानी लोगों को पसंद नहीं आई। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी वो रिवर्स गियर में भी, जितनी गाड़ी तेजी से जाएंगे उतनी तेजी से गाड़ी वापस भी ले लेंगे। हाँ, ये दाव उनका उल्टा पड़ा, लेकिन इससे कोई उनको राजनीतिक नुकसान होगा ये नहीं मान सकते, क्योंकि हाल फिलहाल में वहां पर आंध्र प्रदेश में चुनाव नहीं है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से एक सोच समझ के उन्होंने देखा कि क्या इससे मेरा कुछ फायदा हो सकता है। देखा होगा फायदा नहीं होगा तो धीरे धीरे पीछे भी हट जाएंगे। जी बिल्कुल, राजनीतिक नुकसान नहीं, लेकिन अगर मैं बात जगन मोहन रेड्डी की करूं तो उनके प्रति जो सहानुभूति है, क्या उसमें इजाफा देखने को मिलेगा? एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं, उसके बाद आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआरसीपी के मुखिया जगन मोहन रेड्डी, उनकी पॉलिटिक्स क्या दिख रही है इस पूरे विवाद को लेकर। उन पर एक गंभीर आरोप लगे थे उनकी सरकार पर, क्या जनता की अदालत में उन गंभीर आरोपों से उन्हें मुक्ति मिल चुकी है या फिर अब भी उनकी जो छवि है वो सवालों के घेरे में संदिग्ध छवि बनी हुई है? सर, जगन मोहन रेड्डी, उनकी सियासत को हम देखते आए हैं। जब केंद्र में बीजेपी मजबूत
थी और सत्ता में थी, तो जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, तब भी ताल्लुकात दोनों प्रदेश की या फिर केंद्र की सरकारों के आपस में बड़े घनिष्ठ थे। उसे बल्कि ये नहीं कहा जा सकता कि वो तनावपूर्ण संबंध रहे। अब जब आंध्र प्रदेश में वो विपक्ष में बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो खुद को विक्टिमाइज साबित करना चाहते हैं जनता की अदालत में। और क्या वो ये कर पा रहे हैं या फिर जनता ने उन्हें नकार दिया है और ये सीधा सीधा जो हमला सीएम नायडू ने किया है ये उनकी छवि को एक और बड़ा दाग दे चुका है? देखिए, दक्षिण भारत की राजनीति में अगर आप देखिएगा तो हमेशा दो ध्रुवीय राजनीति दक्षिण भारत में रहती है, और जो दोनों ध्रुव होते हैं वो क्षेत्रीय दल ही होते हैं। राष्ट्रीय दल नंबर 3 नंबर 4 पर चले जाते हैं दक्षिण भारत में। आप अगर बगल के तमिलनाडु में भी देखिए तो कभी नंबर 1 पे डीएमके आता है, कभी नंबर 1 पे एआईएडीएमके आता है, लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 हमेशा यही दो आते हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी दूसरी राष्ट्रीय दल हो, चाहे वो वामपंथी पार्टियां हो, वो सभी नंबर 3, 4, 5 मतलब 3, 4, 5 के बाद ही आती है। तो आंध्र प्रदेश में भी यही स्थिति है कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी भी बहुत ही पॉपुलर रही है और बहुत ताकतवर भी है संगठन के रूप से भी। उसी तरह से चंद्रबाबू नायडू की भी पार्टी बहुत ताकतवर है टीडीपी के रूप में। अभी तो तीसरा खिलाड़ी पवन कल्याण भी आ गए हैं, छोटे से दल हैं लेकिन काफी ताकतवर हैं। तो यहाँ पर जगन रेड्डी को इसमें से लाभ कुछ न कुछ होगा, क्योंकि वो जो तिरुपति के बारे में किसी को अगर चंद्रबाबू नायडू जी ने जो शगुफा छोड़ा वो अगर लोगों ने नहीं माना, इसका मतलब लोगों का ये मानना है कि जगन रेड्डी अपने समय में तिरुपति बालाजी के मंदिर की व्यवस्था ठीक ठाक संभाल रहे थे। लेकिन फिर से मैं कहूंगा इसमें अभी फिलहाल न तो किसी को भी राजनीतिक रूप से कोई बहुत बड़ा नुकसान या लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि हालिया अभी कोई चुनाव आंध्र प्रदेश में नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट है कि चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह से ये किया और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकारा, उससे उनकी साख जो है वो साख पर तो बट्टा लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये इनडायरेक्ट तरीके से सीधे सीधे विपक्ष इंडिया गठबंधन को जो फायदा पहुंचाता दिख रहा है ये पूरा विवाद। हाँ, अगर ये जैसे मैंने कहा धार्मिक ध्रुवीकरण की अगर बात है तो पूरे भारत में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको चंद्रबाबू नायडू को लताड़ दिया, जिस तरह से तिरुपति के मंदिर ने अपने तरफ से स्टेटमेंट देके कह दिया कि हमारे यहाँ कोई भी एक भी लड्डू गलत कच्चा माल के का उपयोग करके नहीं, मिलावटी माल होके हमारे यहाँ ऐसा एक भी चीज नहीं हुआ है। तो इसके कारण स्वाभाविक है कि जो भी धार्मिक ध्रुवीकरण का कार्ड खेलते हैं उनका राजनीतिक साख घटेगी, और जो भी सरकारों का मतलब है लोगों को सेवा देना, सुविधा देना, इस तरह की नैरेटिव लेके चलते हैं, उनको लाभ होगा, ये स्वाभाविक है। तो इसमें अगर ये माना जा सकता है घुमा फिरा के कि इस पूरे प्रकरण में चंद्रबाबू नायडू को, पवन कल्याण को और भाजपा को नुकसान हो रहा है, और जगन मोहन रेड्डी को, इंडिया गठबंधन को इस चीज में जनता के नजर में लाभ हो रहा है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। मोटा मोटी पूरे देश में यही संभव दिख रहा है। जी, मैं अब इसमें बीजेपी की भूमिका को भी समझ लेना चाहती हूँ। जिस दिन ये विवाद सार्वजनिक हुआ, जब सीएम नायडू ने ये बात कही, उसके 1-2 दिन में ही जो जगत प्रकाश नड्डा हैं बीजेपी के अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा था कि इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। आप केंद्र सरकार की भूमिका को कैसे देख पा रहे हैं? और मैं समझना चाहती हूँ कि ये जो घी का इस्तेमाल होता है, और क्योंकि बहुत ही बड़ा ये प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर 1400 टन जो है ये घी है 6 महीने में लगता है लड्डुओं के लिए, तो क्या किस तरह के फैट का इस्तेमाल इसमें होता है? और ये जो पशु चर्बी की बात हो रही है, ये जो बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड है, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? हमारे दर्शकों के लिए जरूर मैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहूंगी आपके माध्यम से। एक चीज तो हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि अगर हम दूध, दही, मक्खन इस तरह की कोई भी चीज खाते हैं तो वो भी पशु चर्बी ही होती है। तो पशु से निकली हुई कोई भी चीज होती है तो उसमें पशु, एनिमल फैट जिसे कहा जाता है। आप अगर किसान भी जो हरियाणा में, पंजाब में अपनी दूध बेचने जाता है तो सबसे पहले एक मीटर डाला जाता है, देखा जाता है कि फैट टेस्ट क्या है उसका, कितना % फैट है। अगर फैट नहीं है तो फिर दूध की कीमत कम हो जाती है। तो एनिमल फैट तो खाने में रहता है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। लेकिन बट इसमें फिश ऑयल का भी जिक्र था। हाँ, इसमें ये हो गया कि एनिमल प्रोडक्ट के बदले, एनिमल फैट के बदले इसमें कुछ एडल्ट्रेशन भी था, मिलावट भी थी, जिसमें कि आपने कहा मछली की बात आ गई, दूसरे पशुओं की बात आ गई। तो
तो इसीलिए ये प्रश्न चिन्ह उठ गया कि क्या ये यहाँ पर मिलावट हो गई है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि मतलब इसका जवाब ये है कि तिरुपति का मंदिर तो कह रहा है कि हमारे यहाँ जो घी इस्तेमाल हुआ उसमें से एक भी टिन ऐसा नहीं था जिसमें कि इस तरह की मिलावट थी। आपने अगर रिजेक्ट माल को कहीं दूसरे जगह टेस्ट करवा लिया, टेस्टिंग का भी, क्योंकि कोई भी चीज जब टेस्ट होती है तो उसका भी एक प्रोटोकॉल होता है। वो कहाँ प्रोटोकॉल हुआ, कौन सा घी चुना गया, वो गुजरात कैसे चला गया, गुजरात की लेबोरेटरी ने रिपोर्ट कैसे कर दिया, और उस पूरे के पूरे रिपोर्ट में भाजपा का रोल कैसे आ गया। भाजपा के अगर स्वास्थ्य मंत्री हैं तो स्वास्थ्य मंत्री को इतने दिन समय, उनके पास समय था, भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री अगर इतना ज्यादा चिंतित थे इस विषय में तो वो अभी तक किसी ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईटी गठित की उससे पहले भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी तो एसआईटी गठित कर सकते थे, तो उन्होंने ये क्यों नहीं काम किया। ध्यान में रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो गठित किया है उसने कोई अपनी ओर से कोई नए लोगों को नहीं निर्वाचित किया है, उसने सीबीआई को ही कहा है जो संस्था भारत सरकार के अंतर्गत आती है। तो अगर भारत की सरकार और भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री को मिलावट की इतनी ही चिंता थी तो जिस समय चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इस तरह की मिलावट हो रही है उसके अगले ही दिन उसको सीबीआई की जांच क्यों नहीं करवा दी, इतने दिन बाद सुप्रीम कोर्ट को क्यों करना पड़ा। इसका मतलब ही है कि इस विषय में भाजपा भी कोई रोटी सिक रही थी। भाजपा ने भी सोचा कि सिकती हुई रोटी का फायदा हम भी ले लेते हैं, तो मेरे ख्याल से वो उन्होंने कहीं ना कहीं प्रोसेस में गलती तो की भाजपा ने भी। जी बिल्कुल। वर्तमान में ये भारत की जो ये सियासत से सिद्धार्थ जी, बिल्कुल ही एक फौरी सा सवाल मैं आपसे समझना चाहती हूँ। भगवान को भी हम जो है, भगवान के दरवाजे को भी जो है हम सियासत में घसीट पा रहे हैं। ये भारत में राजनीति का कैसा दौर शुरू हो चुका है और ये दौर जो है किस तरफ आगे बढ़ रहा है, किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। सिद्धार्थ जी, यू आर अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप भारत की राजनीति के बारे में, मौजूदा राजनीति के बारे में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, आप अगर इस चीज को पिछले कुछ दिनों में देखिए तो ये पूरा का पूरा जब से पिछले 10 साल से, जब से लोगों के हाथ में ये एंड्रॉयड फोन आया है और जब से लोगों का सोशल मीडिया बढ़ा है, तब से हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की राजनीति ज्यादा खेली जा रही है। इसका सीधा सीधा कारण ये है कि इसके माध्यम से आप सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीजों का प्रोपेगेंडा बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो जो जिस चीज का प्रोपेगेंडा ज्यादा करेगा उस चीज को लोग ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और ये धीरे धीरे ये कम होने वाला है। उसका मैं कारण बताता हूं। विज्ञान का नियम है कि कोई भी चीज का जब नया पहला आविष्कार होता है तो उसका दुरुपयोग ही होता है। जैसे ही सबसे पहले जब अणु शक्ति बनी थी, एटम का न्यूक्लियर एनर्जी बनी थी, उसका पहला इस्तेमाल हिरोशिमा नागासाकी में लोगों को मरने के लिए हुआ था, मारने के लिए। लेकिन आज वही न्यूक्लियर एनर्जी सभी अस्पतालों में एमआरआई के लिए भी वही इस्तेमाल होती है, एक्सरे के लिए भी वही इस्तेमाल होती है। तो मेरे ख्याल से हुआ यह है कि सोशल मीडिया जो पिछले 15-20 साल में एंड्रॉयड फोन आने के बाद सोशल मीडिया आया है तो लोगों को उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कम हो रहा है, दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। लेकिन इतिहास ये बताता है कि धीरे धीरे मानव सभ्यता किसी चीज के दुरुपयोग से उसके सदुपयोग की तरफ भी चली जाती है। और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगा, अगर इस बार के आपने लोकसभा चुनाव के नतीजे देखे हों तो हमें पता है कि पूरा का पूरा भाजपा और उसका इकोसिस्टम, ये पूरा का पूरा चुनाव से 3 महीना पहले जिस तरह से मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ था, पूरा का पूरा नैरेटिव जिधर ले जा रहे थे, जनता ने तो उस नैरेटिव को माना नहीं, जनता तो दूसरे नैरेटिव पर चली गई। तो मेरे ख्याल से जनता समझ रही है कि चीजों का सदुपयोग और दुरुपयोग क्या होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आपका, आपने समय दिया और समय समाप्त हो गया चर्चा द ट्रुथ का, आप आए और इस मंच पर अपनी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। आपके जरिए हमने कोशिश की कि लड्डू विवाद जो है और इस पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को भी बड़ी स्पष्टता आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ फिर से सिद्धार्थ जी आपका हमारे मंच पर आने के लिए। दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि आपको चर्चा द ट्रुथ कार्यक्रम के बारे में कोई भी बात हम तक पहुंचानी है तो बेझिझक आप हमें लिखिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी लगातार जुड़े रहिए आप जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।